बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज़किया का रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, मोहम्मद शाद अली साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। लेटेस्ट डेवलपमेंट इस्लामाबाद से यह है कि वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कन्वेंशन जो है वो हो रहा है। तो दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ये खबरें आसपास आई हैं और मार्च के महीने में ही ओवरसीज ने 4 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे हैं, जो कि गुज़िश्ता साल इसी माह के मुकाबले में 37% से ज्यादा बताए जाते हैं। यह हम इसलिए भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनवरी में ओवरसीज पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र के बॉयकॉट की अपील की थी और पर उम्मीद थी कि ओवरसीज लब्बैक कहेंगे और आइंदा 2-3 माह में इसके नताइज आएंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीटीआई की ये मुहिम किसी हद तक नाकाम हुई है, क्योंकि मार्च के महीने में रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आज के प्रोग्राम में ये भी जानेंगे कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन करवाने का भी मकसद यही है कि हुकूमत और ओवरसीज पाकिस्तानियों में मजीद एतमाद बहाल किया जाए, या फिर वजह कुछ और है। इसके अलावा अमरीकी सेनेटर्स का एक वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, जिसकी आर्मी चीफ, हुकूमती वज़रा समेत पीटीआई के आतिफ खान और डॉक्टर अमजद खान, फवाद चौधरी और फैसल चौधरी से भी मुलाकात हुई है। इस दौरे की टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अमरीकी कांग्रेस में एक डेमोक्रेसी बिल पेश हो चुका है, जिसमें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर हुकूमती शख्सियात और आला ओहदेदारों के अमरीका दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है। ऐसे में इस दौरे की इंपॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, ये भी जानेंगे। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर से जो तनाज़ा पैदा हुआ था, उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत हुई है, जिसमें 5 जजेस के वकील, जिन्होंने जजेस के तबादले और सीनियरिटी को चैलेंज किया हुआ है, उनके दलाइल सामने आए। आईनी बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर को काम से रोकने की सदा मुस्तरद करते हुए तबादले पर आए 3 जजेस, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और जुडिशियल कमीशन को नोटिस जारी कर दी हैं। क्या रुख अख्तियार करेगा ये केस, इस पर भी डिटेल डिस्कशन होगी। और साथ ही साथ बानी पीटीआई से कल वकला की मुलाकात का दिन है। 6 अफराद के नामों की लिस्ट सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को इरसाल कर दी गई है। अब क्या कल मुलाकात होगी इन 6 वकला की बानी पीटीआई से या नहीं, इस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद आपको लेकर चलते हैं। अनवर रज़ा भी वहाँ पर मौजूद है। अनवर रज़ा, ये जो ओवरसीज कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया है, कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। वजह क्या नजर आ रही है, मकासद क्या है इसके, जो दिख रहे हैं बज़ाहिर वैसे ही है या पसे पर्दा मुहर्रिकात ही कुछ और है? ज़रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस कन्वेंशन में आज कुछ मुख्तसर वक्त के लिए गया था। कल भी ये कन्वेंशन होगा और 14 और 15 के 2 रोज़ा ये कन्वेंशन है। और कल के इख्तितामी इजलास में आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर भी खिताब करेंगे। मकसद क्या था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पोलिटिसाइज हुए हैं, उनको न्यूट्रलाइज करना। और किसी न किसी हद तक हुकूमत उसमें कामयाब भी हुई है। इससे पहले भी एक ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ था और ये दूसरा ओवरसीज़ कन्वेंशन है और ये हुकूमती सतह पर किया गया है। इसमें बड़े पैमाने पर जो ओवरसीज़ है मुख्तलिफ ममालिक से, वो पाकिस्तान नहीं, आपने कहा ना अनवर रज़ा कि किसी हद तक कामयाब भी हुआ है, उसका पैमाना मैं जानना चाह रही हूँ। वो हम कैसे जो है ना उसको सेग्रीगेट करेंगे? ज़रिया, उसकी वजह यह है कि मैंने वहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आए थे उनसे बात की और इस कन्वेंशन के हवाले से भी बात की और पाकिस्तान की जो सियासत है और बाहर जो इस वक्त हालात हैं उसके मुतालिक गुफ्तगू की। तो उससे मुझे ये नतीजा अखज़ किया कि ओवरऑल मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि न्यूट्रलाइज कर चुकी है गवर्नमेंट और स्पेशली पाक फौज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर आए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, खासा खुशगवार माहौल भी था, अच्छा था कन्वेंशन। और लोगों ने ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान को स्टेबल होने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सियासी माहौल भी बेहतर होने की ज़रूरत है। लेकिन वो जो हम जर्नलिस्टिक एक नज़र से देखते हैं कि बड़ी क्रिटिकल नज़र से कि शायद इसमें से हमें कोई खबर मिले कि कोई नेगेटिविटी हो या शायद कोई ऐसा हो कि कोई बात जो हमारे लिए खबर बन सके। ज़्यादातर लोगों की राय यही थी कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है और उसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी किरदार अदा करना है। उनके गिले शिकवे ज़रूर थे हुकूमत से भी और इस्टेब्लिशमेंट से भी, लेकिन वो अपनी जगह पर। लेकिन हमने देखा कि जो मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हुए थे, जो प्रोमिनेंट लोग थे, उनकी बड़ी तादाद मौजूद थी और उन्होंने हुकूमत की जो पॉलिसीज़ थी उनको भी क्रिटिसाइज तो नहीं किया मैं कहूँगा, और ना ही उस तरह उन्होंने हमायत की। लेकिन कम अज़ कम वो ये ज़रूर कहते थे कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए जो कुछ हो सका हम करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि खुशगवार माहौल भी था और पॉजिटिविटी भी मैंने वहाँ पर देखी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आए थे। सही।
अच्छा रिजवान रज़ा साहब, ये तो ओवरसीज कन्वेंशन हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक अमेरिकी कांग्रेस का डेलीगेशन भी पाकिस्तान में मौजूद है। उनकी भी पीएम साहब से भी गए रात मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ साहब से भी मुलाकात हुई है। इसके आपको अहदाफ और मकासद क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये पिछला वीक भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि कुछ लोग बाहर से आए थे जिनकी बानी पीटीआई से भी मुलाकात हुई। अब यहाँ पर क्या पक रहा है, इधर क्या चल रहा है, व्हाट्स कुकिंग? देखिए, मैं तो ऑब्वियस पे जाता हूँ। अच्छा। जो विल्सन साहब ने एक बिल पेश किया है जिसमें पाकिस्तान के आला ओहदेदारों के बैरूने मुल्क सफर पर पाबंदी की इस्तदा के लिए एक कानून साजी की प्रपोजल पेश की गई है। अब जो विल्सन साहब, जाहिर है कि वो बहुत सारे उनके कांग्रेस के मेंबर्स में से एक मेंबर है ना, या उनका एक ग्रुप होगा। बाकी लोगों को तो हम भी अप्रोच कर सकते हैं ना। तो उन लोगों को अप्रोच किया गया और उन्हें कहा गया कि आप आगे ग्राउंड रियलिटीज को देखें। और ये वो ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए ये वाला जो वफ्द है कांग्रेस का, वो आया हुआ है। और दूसरी बात, देखिए, इससे पहले ये बात कही जाती थी कि ओवरसीज डायस्पोरा जो है वो एक्सक्लूसिव डोमेन है पीटीआई का, और बानी पीटीआई के चाहने वाले जो हैं वो उनके ऊपर मुश्तमिल है। ये मिथ टूटी है गुज़िश्ता को 1 माह के अंदर, जैसे अनवर भाई ने फरमाया कि ये वाली मिथ तोड़ने के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी और पाकिस्तान की हुकूमत भी किसी हद तक कामयाब रही है। अच्छा। अब उसकी मैं आपको मिसाल हाँ, मैं 4 लोग पिछले दिनों 5 आते हैं। हाँ, और वो आके कहते हैं कि ये हम यहाँ पे आर्मी के एक बहुत बड़े ओहदेदार से, फौज के एक बहुत बड़े ओहदेदार से मिले। ठीक है। वो कैसे आए, कैसे रिश्तेदारियां बाहमी तौर पे निकाली गई, उसको हम कर देते हैं। हम ऑब्वियस पे जाते हैं जिसकी खबर आ रही है कि यहाँ पे एक वफ्द आया। 3 जो डॉक्टर्स हैं उनसे जब पूछा गया कि आपका क्या मसला है, कि आप सबसे बड़े डोनर होते हैं जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटी होती है, उन्होंने कहा जी हमने यहाँ पे अस्पताल बनाना था, हमें किसी ने जमीन नहीं दी। तो उन्हें कहा गया भाई आप जमीन ले लें। देखें ना, वो जो भट्टी है वो जिसने लाहौर के अंदर नेशनल अस्पताल बनाया है, तो हम भी इस तरह का कोई अस्पताल बनाना चाह रहे हैं, कौम की खिदमत करना चाह रहे हैं। वैसे भट्टी साहब के अस्पताल, नेशनल अस्पताल के पास से भी कोई गुजर जाए ना तो इतना बिल आ जाता है कि बंदा जो है ना, शरीफ आदमी के कानों में से धुआं निकल जाता है। लेकिन वो कोई 3 प्लॉट्स हैं जी, वो मेरा ख्याल अब फाइलें आएंगी तो उसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। हॉस्पिटल बनने जा रहे हैं, कहा यही जाएगा कि हम मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। नस्ट के अंदर कोई टावर बना है, वो भी किसी साहब ने बना के दिया था, इन्हीं में से जो साथ में आए हुए थे। वो अपनी पाकिस्तान के मुक्तदरा के साथ अपनी कम्युनिकेशन चाहते थे, जो करा दी गई। ठीक। तो वो जो आपको हर जगह के ऊपर एक फंडिंग नजर आती थी अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ कामों में, लॉबिंग के अंदर, वो शायद अब उस तरह नजर ना आए। अच्छा। मैं इसमें नहीं, ये मेरा खबर है या आपका तज्जिया है? नहीं, मेरा तज्जिया है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि देखिए, अब आ जाइए $4.1 बिलियन के ऊपर। ठीक है, देखिए $4.1 बिलियन होने की पहली वजह जो है वो ये तो है कि ईद फॉल कर गई थी। एग्जैक्टली। ईद के ऊपर तमाम अपने प्यारों को लोग जो है वो बढ़ चढ़ के ईदी भेजते हैं। ठीक है। इस एक तो ये बात है, इसका मतलब है कि जो बकर ईद जून में फॉल करने जा रही है 4 जून को, उसमें भी मई और जून में भी ये काम होगा। यानी यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने फॉरेन रेमिटेंसेस का अपना जो टारगेट था वो 36 अरब से बढ़ा के 38 अरब। अच्छा, चलिए, ये जो आपने एक पिक्चर दी ना, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ पिक्चर दी है रिजवान रज़ी साहब ने, और ये बिल्कुल बाइस्ड नहीं है, क्योंकि मैं भी जब इस प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी तो मैम ने भी कुछ पहलुओं को मद्देनजर रखा। ब्रिगेडियर साहब, 2 पॉइंट्स है यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये कि हम ये जो ओवरसीज कन्वेंशन हो रहा है, जिसका कल आखिर इख्तितामी रोज होगा, जैसे बिर मिर्जा ने भी हमें अपडेट किया, इसको आप क्या देखेंगे कि एक आम पाकिस्तानी इसको कैसे फोर्स कर रहा है? पाकिस्तान में ओवरसीज का एतमाद बहाल करने के हवाले से, या जो पीटीआई से मुतालिका जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है उसको सबोताश करने के लिए या उसको मलाइन करने के लिए गवर्नमेंट की अच्छी स्ट्रेटेजी है, ये सोच है? और दूसरा, ये जो तरसीलात ज़र को हम जोड़ रहे हैं, रेमिटेंसेस को, ये एक वाकई यही क्राइटेरिया जो रिजवान रज़ी साहब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रमजान और ईद का महीना था, यही वजह है कि उन रेमिटेंसेस में भी बहुत हद तक इजाफा देखने को मिला। देखिए, 2 है। नंबर 1 बात है, ये जो फॉरेन कन्वेंशन हुआ है पाकिस्तान डायस्पोरा का, द पर्पस वाज कि जो उनके बाहर के लोगों का पाकिस्तान की हुकूमत पे और फौज पे एक एतमाद कम हुआ था, टू टेल देम कि व्हाट ऑल इज प्रैक्टिकली हैपनिंग इन पाकिस्तान आफ्टर माइन द मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, जो मैंने खुद भी अटेंड किया था जाके।
उसको देखते हुए जो बहुत बड़ी सक्सेस थी, एंड नाउ दिस इज अनदर वन, दिस एड्स टू द डाउट्स ऑफ द फॉरेन डायस्पोरा पाकिस्तान का कि जी नहीं ये हालात नहीं है, इट इज़ वन साइडेड, हम सुनते रहे हैं, थिंग्स आर बैटिंग इन पॉजिटिव वे। और जो बाहर जाते थे, आपको याद है कि चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के जाते लीडर, उनके बड़े खिलाफ बातें नारे चलते थे, इट इज़ गोइंग टू बी रिड्यूस। सेकेंड, आके जब उनकी बात सुनी गई है, उनको बताया कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानीज को हम यहाँ पर देंगे, फैसिलिटी देंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री, पाकिस्तान में बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स हमने क्रिएट किए हैं। अभी गोल्ड ने आके बड़ी बातें की हैं, दुनिया से डेलीगेशन है वो कर गए हैं, और अभी बलोचिस्तान में बहुत ज़्यादा MOU साइन हुए, दैट इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। सो एक तो ये वजह से उन्होंने शो किया कि जी नाउ पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट कंट्री, इट इज़ नॉट जो 3-4 साल पहले था, आपको गलत बताया गया है, आप पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करें बजाय इसके कि हम नेगेटिविटी क्रिएट करें। अच्छा, इसकी कामयाबी का अंदाजा क्या हम सिर्फ एक ही रोज में लगा सकते हैं, या उनके जाने के बाद हमें इस चीज का थोड़ा सा देखना होगा? क्योंकि जो PTI का सोशल मीडिया है, जो कि अमेरिका में भी उनके कुछ ब्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, या फिर जो उनके साबिक हुकूमतों के ओहदेदार रहे हैं, उनका जो नैरेटिव है, जो उनका पर्सपेक्टिव है, वो भी अभी आना बाकी है। वो किस तरीके से आगे टो करते हैं, वो भी देखना बहुत जरूरी होगा ना ब्रिगेडियर साहब। इट इज़ अ मैटर ऑफ 1 मंथ व्हेन दे गो बैक। हाँ जी। और वहाँ के एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र आती है, और वहाँ आपके एम्बेसडर सारे बैठे हुए हैं जी। पाकिस्तान के तमाम ममालिक में, वो फीडबैक देंगे कि व्हाट इज़ द चेंज, ठीक है, हाउ, क्या ये कन्वेंशन पॉजिटिविटी क्रिएट कर सका, या अभी भी वो नेगेटिव एफर्ट है। ये पूरी फीडबैक फॉरेन ऑफिस पे लेगा, और ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान विल गेट, जिससे पता चलेगा कि ये कितना सक्सेसफुल रहा। और नंबर 2, ये जो आपका $4 बिलियन की बात करते हैं, दिस शोज़ कि पाकिस्तान में बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान में जो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है बाहर लोगों का, जो वहाँ पर रोज़गार करते हैं और पैसे भेजते हैं। और वन ऑफ द फैक्टर कैन बी कि जी ईद उल फितर से पैसा भी आएगा और बकरा ईद पे पैसा आएगा। नहीं, लेकिन सर ब्रिगेडियर साहब, इसको ये बड़े कॉमन इंडिकेटर्स हैं जिनको हम लोग मलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अगर हम ये बात कर रहे हैं तो फिर तो गवर्नर स्टेट बैंक ने ये भी कहा कि अगले माह से मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा हो जाएगा। बात तो उन्होंने फिर देखे ना, अगर एक तकरीर उन्होंने की तो साथ ही साथ उन्होंने एक रियलिटी चेक आगे चलकर दिया भी है हमें। देखें, रियलिटी जो ये महंगाई जो ना, इन्फ्लेशन इज अ डिफरेंट जो मेजरमेंट है, वो तो पुराने से लेकिन एक्चुअली आप अगर आप गरीब आदमी को देखें, वो इन्फ्लेशन में ही इज नॉट पुश्ड। उसको ये है कि कमोडिटी आइटम में क्या फ़र्क है, जो वो अपनी ताकत से, अपनी सैलरी से, अपनी कमाई से क्या खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता, दैट इज मैटर्स वहाँ पर। इसलिए वो वजह, और जो हुकूमत जो नाकाम हो रही है वो ये है कि हुकूमत को अवाम की खुशहाली, अवाम का, आम जनरल पब्लिक का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए दे हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ठीक और है, वो एफर्ट जो है ना, वो हमें नजर आनी चाहिए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। नजर आ रही है, कामयाब किस तक हो रही है, वो नशाद साहब से मैं जान लेती हूं। नशाद साहब, बड़ा सिंपल करके मैं आपके आगे सवाल पुट करने लगी कि जो ये रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, इससे क्या ये तासुर मिल सकता है कि जो PTI की बॉयकॉट मुहिम का जो एक बयानिया था, या वो जो एक एक्टिविटी थी, वो नाकाम हुई है? क्या ये कहा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि अगर उनका बयानिया या उनका जो उन्होंने बाइकआउट मुहिम कही थी, अगर वो कामयाब होती तो इसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आपको नजर आता। अच्छा, तो वो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन कहीं नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपको बेहतरी नजर आ रही है। वो ईद की वजह से हो या किसी दूसरी वजह से हो, लेकिन वो पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं रेमिटेंसेस, और इसी वजह से गवर्नमेंट उसको रिवाइज करके उसको बढ़ा भी रही है। वो स्पेकुलेट कर रही है कि फर्ज करें बड़ी ईद पर भी आ जाती है। ये सारा कुछ अपनी जगह है, लेकिन ये बात फॉर श्योर ये इसको मान लेना चाहिए कि जो बाइकआउट की मुहिम थी, वो जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, वरना बहुत सिग्निफिकेंट आता। दूसरी बात ये जो ओवरसीज वाला मामला आप कर रहे हो, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। ये जो ओवरसीज है ना, ये सारे इस वक्त हुकूमत या हुकूमत से जुड़े हुए लोग, मुस्लिम लीग नून के या किसी हद तक पीपल्स पार्टी के, या इन लोगों को दावत दी गई है जो इस वक्त हुकूमत में है। यहाँ PTI के लोगों को दावत नहीं दी गई, या PTI के लोग इसमें शामिल नहीं होंगे ज्यादातर। शायद हो सकता कोई 1-2 बंदे ऐसे हों, जिस तरह मुझे इत्तेफाक हुआ गुज़िश्ता दिनों लाहौर में हुआ था एक ये ओवरसीज का कन्वेंशन टाइप एक फंक्शन था, मैं वहां गया था। वहां मुझे कुछ तहरीक इंसाफ के दोस्त भी मिले, लेकिन वो लोग थे
जो तहरीक इंसाफ को अब खैरबाद कह चुके हैं, यानी उनसे अब उनके जो नजरियात हैं वो मिलते नहीं है, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि जो डिलीवर करना चाहिए था, जिसकी बुनियाद पर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया था, वो डिलीवर नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। तो इसलिए हम नहीं समझते कि हमें फर्दर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहना चाहिए। लेकिन ये आप ये बात देखिए कि जो लोग वहां पीटीआई के वर्कर के तौर पर या उनके साथ जहनी तौर पर जुड़े हुए हैं, एसोसिएट हैं, वो इतनी जल्दी इस तरह के फंक्शन से या इस तरह के किसी कन्वेंशन से उनकी सोच में तब्दीली नहीं आएगी। उसको सॉरी मैं नहीं सुन पाया। मैं अग्री कर रही हूँ आपकी बात से कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो ब्रेन वॉशिंग है या जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो इस तरीके से नहीं हो पाएगी जो उस तरफ का बयानिया लेके या उस थॉट के साथ चलने वाले लोग हैं। जी यकीनन, लेकिन इसका फायदा ये जरूर होगा कि जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या न्यूट्रल लोग हैं वो एक कनेक्शन डेवलप करने की वजह से वो चार्ज होंगे, वो बेहतर पोजीशन में होंगे। वो जो जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि उनको ये बताया जाएगा कि इस वक्त जो गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, तो जब वो चीजें उनके सामने आएंगी तो उनके पास बेहतर पोजीशन होगी कि वो अपने मौकफ को डिफेंड कर सकें। तो ये इस पर्सपेक्टिव में ठीक है। और दूसरा जो इसका मेन पर्पज होता है, देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनके मसाइल हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है उनके लिए कि वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो एक तरह से स्टेक होल्डर होते हैं। जिस तरह आपकी इंडस्ट्री अपनी गुजारिशात पेश करती है, उनके मसाइल हैं, उनके प्लॉट्स के मसाइल होते हैं, उनके दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। ये इस तरह की कम्युनिकेशन से उस तरह के मसाइल जो हैं उनको वन विंडो ऑपरेशन में ले जाने और उनको सॉर्ट आउट करने में फायदा होता है। नौशाद साहब, क्योंकि आज भी मुसद्दक मलिक साहब की गुफ्तगू में सुन रही थी, वो फिर से मामला मखसूस नशिस्तों की तरफ लेकर आ गए कि ओवरसीज को जो है पाकिस्तान की सियासत में ये रोल दिया जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये ओवरसीज का मसला नहीं है कि उन्हें किसी खास नशिस्त पे बैठना है, किसी असम्बली का हिस्सा बनना है। जो आप बात कर रहे हैं ना, नीटी ग्रिटीज, ये छोटे छोटे मामला के वो अगर रेमिटेंसेस यहाँ पर भेज भी रहे हैं, उनके अहले खाना के साथ जो है मतलब यानी कि क्या फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए, या वो जब पाकिस्तान आते हैं उनको वहां पे क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में मौजूद है वो किस हद तक महफूज होनी चाहिए। आई गेस ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के ना बहुत ज्यादा कोर इश्यूज हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, जजेस ट्रांसफर केस बाकायदा तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत शुरू हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने ये केस लगा है और तकरीबन को 3 माह का अरसा गुजर गया कि जिसके बाद आज इस केस के हवाले से जो गुफ्तगू है वो स्टार्ट हुई है। जो इस्तदा की गई थी कि कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्हें काम करने से रोका जाए, बहरहाल वो तो मुस्तरद कर दी गई है। ताहम जो केस के फरीकैन हैं उनके सिलसिले में खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने तबादले पर आए 3 हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन को नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं। इस केस की अगली समाअत जो है वो नेक्स्ट 17 को होगी और लेट्स सी के आइंदा आने वाले दिनों में जो जुडिशल कमीशन का 18 को होने वाला इजलास है उससे पहले कोई नतीजा अखज़ हो सकता है या नहीं हो सकता। नौशाद साहब, मुझे ये बताइएगा क्या फोर्स ही कर रहे हैं आप इस फैसले को? जाहिर सी बात है बड़ा अहम और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, 5 जजेस एक तरफ और फिर जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना है। कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा जुडिशल कमीशन का इजलास फिर? देखिए, मुझे पहली तो ये बात कि ये जुडिशल मामलात हैं, मैं फैसले के ऊपर तो कोई रायज़नी नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि आज की जो समाअत है उससे ये एक बिल्कुल वाज़ेह सी एक बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि अगर कोई जज साहब जो है वो आकर इस वक्त किसी जगह पर उन्होंने पोजीशन ली है, तो अगर हम आज से शुरू करेंगे तो उनका पिछला करियर एज हाई कोर्ट जज जो है वो कंसिडर नहीं होगा। तो इससे थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन फैसले के बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होगा जो भी होगा। अब रही बात जहां तक जुडिशल कमीशन की, देखिए बात यह है कि ये बात तो दुरुस्त है कि इसकी अब तशरीह तो होना बाकी है। 5 जज साहिबान जो हैं वो खुद से इसके दरख्वास्त गुजार हैं, तो उस सूरत के अंदर इसकी आईनी तशरीह जो है इस मामले की, क्योंकि उनका एक मौकफ है, हुकूमत का अपना एक मौकफ है उस मामले के ऊपर के उनकी नजदीक जो हाई कोर्ट जजेस हैं वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में उनका ट्रांसफर किया जाना चाहिए और फिर जो हाल ही में रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने की थी उसके तहत ये मुमकिन है, ये किया जा सकता है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए। अब इस सारे मामले के अंदर जो एक कोर्ट की तशरीह है वो सामने आना जरूरी है, क्योंकि वो सामने आएगी तो ही इसका फैसला हो सकेगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे टेन्योर तय होगा, उनकी जो सीनियरिटी तय होगी और उसके बाद जो है मामला आगे बढ़ेगा। तो उस हद तक होगा। जुडिशल कमीशन के कंट्रोवर्शियल होने में मुझे नहीं लगता
कि इसके अंदर कोई बहुत प्रॉब्लम आ सकती है या वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, फैसले क्योंकि के उसमें तो हवाले से अपनी बात करें, जो जुडिशियल कमीशन का जो भी फैसला होगा वो किस हद तक कंट्रोवर्शियल होगा? मैं नहीं समझता कि वो कंट्रोवर्शियल। देखिए, जुडिशियल कमीशन अपने दिए हुए जो उसके पास मैंडेट मौजूद होता है, जो आइन के मुताबिक, और जो नई जो चीजें उसको जिस तरह से वो कंडक्ट किया जाना चाहिए, वो अपने मामलात को आईनी तरीके से और कानूनी तरीके से चला रहे हैं। सो इस लिहाज से तो वो नहीं होगा। मॉरली कोई क्या समझता है, या वो उसको ये समझता है कि ये ठीक है, या उससे अग्री करता है या डिसएग्री करता है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सामने आ जाएगा तो वो और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप उसको जो आपके सामने आ जाएगा, जो भी इसका स्टेटस है। फैसला ठीक है। रिजवान रजी साहब, जिन जजेस साहिबान ने ये एप्लीकेशन आगे मूव की हुई है, जाहिर सी बात है वो उनमें से भी कुछ मेंबरान जो जुडिशियल कमीशन का हिस्सा तो होंगे, ठीक है, तो उसके बाद नहीं है, अच्छा वो वहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन क्या जो जुडिशियल कमीशन का फैसला अगर इन जज साहब के हक में आता है तो आपको लगता है कि फिर से एक डिवीजन कायम हो जाएगी? वो तो मतलब इनके बरकरार तो है, लेकिन मतलब मजीद उसमें एक दरार और पड़ जाएगी। देखिए, एक तो बात मैं ये अर्ज कर दूं कि अगर 17 को कोई भी फॉर्मिडेबल डिसीजन नहीं आता तो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो अगला इजलास है ये हो किस लिए रहा है जी। ये इसलिए हो रहा है कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं हमारे चारों, उनको इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस चला रहे हैं, पांचों हाई कोर्ट्स को। तो वहाँ पे परमानेंट हाई चीफ जस्टिस जो हैं उनको लाना, मेरा ख्याल, हाँ, परमानेंट चीफ जस्टिस को लाहौर हाई कोर्ट के अलावा बाकी चारों जो हैं वहाँ पे परमानेंट चीफ जस्टिस को लाया जाना मकसूद है। तो अगर ये इस पर कोई फैसला नहीं आता सितंबर में कोई फॉर्मिडेबल, तो मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेंडिंग हो जाएगा, बाकी के बारे में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फैसला कर देगी। एक तो ये बात, मतलब एक रास्ता ये निकल सकता है, एक रास्ता ये मौजूद है, पहले भी ऐसा होता रहा है। जैसे देखिए ना, ये जो नकवी साहब अभी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट आए हैं, इनके साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था कि इनके बारे में पूरी तरह फाइल जो थी वो दोबारा मंगवाई गई और उसको कंसीडर करके इस दफा उनको एलिवेट कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह चीजें पेंडिंग हो जाती हैं। अब आ जाइए ये जो 5, एक तो ये है कि ये जो एप्लीकेंट हैं इनमें तो कोई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मौजूद नहीं है, लेकिन रिस्पोंडेंट्स के अंदर हो सकता है। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिहाफ के ऊपर तो उन्होंने वो मिला लिया ना, उनको सिद्दीकी साहब को, शाहिद अजीज सिद्दीकी साहब को बना दिया ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का रुकन। लेकिन ये मतलब कि इसीलिए शायद बनाया गया कि इनके खिलाफ एप्लीकेशन पेंडिंग है और जब तक वो फैसला ना हो जाए उस वक्त तक मामला तो चलाने हैं। तो इसलिए पहले इसका फैसला होगा। ठीक है, फिर मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक स्लॉट खाली रखा जाएगा अगर 17 को नहीं होता। हाँ, ठीक है अनवर रज़ा, ये एक बेहतर स्टांस होगा अगर ऐसे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ से ले लिया जाता है, या फिर आपको लगता है कि ये जो 5 जजेस की एक दरख्वास्त है ये एक ऐसा मोमेंटम बना चुकी है कि एक अच्छा मौका है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कि जो एक तकसीम वहां पर है मौजूद वो खत्म हो जाए? देखिए ज़रियाब, अभी तो 17 को जो है नोटिस सर्व किए गए हैं कि उसको 3 जजेस को और आपके अटॉर्नी जनरल को। हाँ। अब इसमें हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आएगा और 17 को फैसला नहीं होगा, आप नोटिस का जवाब देंगे वहाँ पर, दूसरी समाअत है। हाँ। डेफिनेटली। और इसके बाद ये समाअत आगे बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ आज जिस तरह जस्टिस मजहर अली साहब के रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा एक तो आइन में मुस्तकिल और आर्जी ट्रांसफर का जिक्र नहीं है और दूसरा हमने जजेस को ब्यूरोक्रेसी की तरह नहीं चलाना। तो मुझे लगता यह है कि ये केस आगे बढ़ेगा, हुकूमत भी इस पे अपना मौकफ देगी और लिंगर ऑन होगा ये केस। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल यही मैं जानना चाह रही हूँ, लिंगर ऑन तो ये होगा, लेकिन जो हमें हुकूमती नियत नजर आई जजेस ट्रांसफर के मामले पर, ठीक है, और आईनी बेंच में भी वही लोग मौजूद है जो हुकूमत के पसंदीदा है, तो आपको लगता है कि ये थोड़ा लंबा भी जा सकता है? ज़रिया नीयत के बारे में तो आप अगर रजी साहब से पूछ ले तो वो ज़्यादा जज करके बता सकते हैं, क्योंकि इन्हें नोटिस भी मिलते हैं और ये खुश भी होते हैं। तो मैं तो नोटिस लेने के मूड में नहीं हूँ। दूसरा ये देखिए कि ये बात ठीक है कि ये लिंगर ऑन होगा, हुकूमत इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगी, ये मामला आगे बढ़ेगा। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो इजलास है उसमें भी जजेस की तकर्री के हवाले से कोई फैसला सच नहीं होगा। और देखेंगे आपके ये आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आईनी बेंचेस जो है वो इसकी बड़ी खूबसूरत सी तशरीह करेगी। और मुझे ये महसूस होता है कि ये जो तशरीह है ये तशरीह शायद इसको अब आप बादी नज़र में कह दें
दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है कि हुकूमत की तरफ शायद बेहतर होगी ये तशरीह। मैं तो पहले ही यही अंदाजा लगा रही हूँ ना कि जो आईनी बेंच में जजेस साहिबान मौजूद हैं वो कितना टाल मटोल से काम लेते हैं। पहले 3 माह बाद केस लगा है। चले देखिए ना, ये तो देखिए ना ज़रा, पहले वो रिस्पॉन्ड करेंगे जजेस भी और हुकूमत भी इस पर अपना जवाब जो है वो जमा करवाएगी, फिर इस पर दलाइल भी दिए जाएंगे मुनीर मलिक की जानिब से, मामला आगे बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा फिर देखते हैं कि आने वाले वक्त में इसका फैसला क्या होता है। लेकिन ये है कि ऐसा सच को मुझे इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नजर नहीं आता गवर्नमेंट के लिए भी और जो जजेस भी हैं। अब ब्रिगेडियर साहब, ये वाकई में किसके लिए सबसे गली की हड्डी बनी है? आया कि गवर्नमेंट के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के खुद के लिए कि जहां पे उसको तमाम जजेस साहिबान को मुत्तहिद रखना है, एक पेज पे रखना है? क्योंकि मैं जैसे अनवर साहब से भी कह रही थी कि एक तरीके से एक एग्जाम्पल ही बनेगा ये केस आगे चलकर कि अगर तो एक बड़ा सुनहरी मौका भी है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि अगर वो डिवाइड, वो तकसीम जो है वो खत्म हो, जो जजेस साहिबान के दरमियान मौजूद है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम एंड ही हैज टू शो हिज न्यूट्रलिटी ऑल्सो, और ये देखना है कि वो किस चलता है। ये होना ही नहीं चाहिए था। इट इज़ वेरी एम्बेरसिंग फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि आपके 5 जजेस किसी के खिलाफ जाके एक पटिशन डाले और वो केस की सुनवाई हो रही हो 3 महीने के बाद। इट इज़ एम्बेरसिंग फॉर द ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। देखना ये कि हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त इस तरीके से प्ले करे कि ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, एंड इट शुड नॉट बी रियली एम्बेरसिंग and affect and tarnish the image of Supreme Court of Pakistan. That is more important. क्योंकि देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बहुत काम करने की जरूरत। जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं आपकी हो रही हैं। लोअर कोर्ट्स में जाके देखें तो लोगों का क्या हाल है, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अपने एरिया में, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, प्रोविंस में कैसे इसको हल करते हैं। लोग 20-20 साल केस लग जाते हैं। इट इज़ रियली अनफेयर। टाइम हैज़ कम। आप एक टाइम रखें कि जी लोअर कोर्ट का फैसला जो है वो 6 महीने में या 1 साल में फाइनल हो जाएगा, देन गोज टू हाई, इसी तरह हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में चले जाए। ये बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, ये इस स्टेज के ऊपर ये बड़ी डेलिब्रेशन की आप जजेस के रिमार्क्स देखेंगे, कुछ आएंगे और अल्टीमेट डिसीजन इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से इट हैज़ टू मेंटेन बैलेंस बाय चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ये उनका बहुत बड़ा इम्तहान है, देखना है कि वो इसको कैसे बैलेंस रखते हैं। इट शुड बी ऑल डन अकॉर्डिंग टू द लॉ, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। जो भी समझते हैं, आई एम नॉट अ लॉयर तो मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, बट डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट कि ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। चले, जो चीफ जस्टिस खुद क्या कहते हैं आइन में तरमीम करवा कर इस कुर्सी पर बैठे हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आगे चलकर क्या फैसला करेंगे। ये तो आपने हमारे नाजरीन को भी थोड़ा सा परेशानी में डाल दिया है। चले, लेट द कोर्ट डिसाइड के होना क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, बानी पीटीआई से मुलाकात किसकी होगी, किसकी नहीं होनी है, ये मामलात जो है वो खासे गंभीर होते चले जा रहे हैं और ये मसला एक मुअम्मा बन चुका है अब कि हल कैसे होगा। और यही वजह है कि इसको पे सोच विचार करते करते कि जो सियासी कमेटी थी उसमें क्या कहते हैं 5 रुकनी सियासी कमेटी ने ये फैसला किया कि एक फहरिस्त बनाई जाएगी 6 नामों की और उसको जो है अप्रूव किया जाएगा। फिर जिसके बाद वो लोग जो 6 लोग हैं मुलाकात कर सकेंगे। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। और अभी तक की सूरत हाल ये है कि जो उनकी बहन है हलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम रजा साहब, उनकी मुलाकात जो है वो बानी पीटीआई से नहीं हो पा रही है। बहरहाल आज एक लिस्ट कहा गया है कि तैयार की गई है। सलमान अकरम रजा साहब की इसके ऊपर सिग्नेचर भी मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि कल बानी पीटीआई से 6 वकला की मुलाकात हो जाएगी? देखिए, ख़ास तौर पे जब अभी ये डेलीगेशन होके गया है और वापस जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में और कोई हरज नहीं है, होनी भी चाहिए मुलाकात। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो इतनी डिवाइड पॉलिटिकल पार्टी इस पार्टी जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कभी कहीं से कोई और नाम आ जाते हैं, दूसरे कहते हैं जी हमारी पहले टीम होनी चाहिए, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है। सो इसकी वजह से दे शुड फॉर्म अ फॉर्मल तरीके से एक हफ्ते की तमाम मुलाकातें, जो एक हफ्ता का शेड्यूल होता है, लेट्स से मंडे टू लेके फ्राइडे या सैटरडे तक, एक्सेप्ट कर देना चाहिए कि जी ये, और बानी पीटी से प्रूव करवा लें और वो दे दें स्टूडेंट जेल को, देन ग्रेजुअली वो मुलाकात होती रहे। ये खुद इशू भी बनाया हुआ है। दे वांट टू क्रिएट अ हर्डल कि जी हुकूमत से रखना डाल रही है या कोई और वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल भी तो राजी नहीं होते ना, उनके पास लोग जाते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद होते हैं पर वो मानने से इनकारी हो जाते हैं।
पीटीआई वाले खत भी भेजते हैं, वो लेते नहीं है, पढ़ते नहीं है, मौसूल नहीं करते। उनकी भी तो अपने 1.5 इंच की मस्जिद कायम है एक जगह इसकी वजह देखें, इस वजह से कायम है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट ठीक है कोर्ट ऑर्डर कर देता है, लेकिन जब एक पार्टी ने डिसाइड किया हुआ है कि ये लोगों ने सो डेढ़ मिलना है तो उसके हिसाब से चलें। अभी कोर्ट से अलहदा ऑर्डर आ जाते हैं, उन उससे पहले उसी दिन लोगों की और लोगों की मुलाकात हो गई होती है, तो दैट क्रिएट ए कन्फ्यूजन। तो आपको खुद इसकी पार्टी को बैठ के प्रॉब्लम ये है कि देखें लॉयर सारे बैठे हुए पार्टी के अंदर, आपका पॉलिटिकल कौन है सिवाय उमर अयूब के अलावा और आपको भी नजर आता है? ये मुझे बताइए। अकरम राजा, शेर अफजल मरवत, उसके बाद आपके दूसरे गौहर, आपके बैरिस्टर गौहर हैं, ये सारी लॉयर की टीमें को बैठी। ये तो दे शुड बी कंटेस्टिंग ट्रिब्यूनल केसेस जाके लड़े हैं, वहां से इनके एमएनएस को इनके हक में फैसले करवाएं, इनको असेंबली में लेकर आए। ठीक, आई थिंक इस टाइम के ऊपर पीटीए के सबसे इंपॉर्टेंट है कि असेंबली में जाएं, असेंबली को फॉल करें, अपने ऑपोजिशन रोल अदा करें और बायोमेट्रिक सिस्टम अलग डिफॉल्ट की बात करें। ठीक है अनवर रज़ा, ये मामला कैसे सॉर्ट होगा? हारिस साहब तो ये कह रहे हैं कि असेंबली में जाएं, वहां पे जाके अपने मामलात को डील करें। मसला यहाँ पर तो ये है ना कि उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो पा रही। जो उनकी पार्टी का नैरेटिव है, जितनी मुश्किलात उनकी पार्टी में मौजूद है, उन्हें फिलहाल को रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि उन्होंने अपना बयान आगे लेकर टो कैसे करना है। क्योंकि जो लेकर चलने वाली खातून है अलीमा खान साहिबा या सलमान अकरम रज़ा, जिनके ऊपर लोग कहते हैं कि वो बात मिनोवन बाहर आके वैसे ही करते हैं, उनकी तो मुलाकात नहीं हो पा रही है अभी तक। जरा आप देखिए जो 6 नाम दिए गए हैं और कोर्ट ऑर्डर के बाद जो कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने 6 नाम दिया, मेरा ख्याल है कि कल उनकी मुलाकात हो जाएगी, ये मुझे लगता है। और दूसरी बात ये है कि देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अच्छा फैसला किया है कि अगर इनकी मुलाकात नहीं होती तो फिर कोई भी शख्स जो है वो बानी पीटीआई से नहीं मिलेगा। अगर इस फैसले पर अमल दरामद होता है तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फैसला है और ये प्रेशर जो है वो फिर इंतजामिया पर, जेल इंतजामिया पर और गवर्नमेंट पर जाएगा। और दूसरी बात देखिए कि मैं हैरान होता हूँ कि जब बानी पीटीआई से आके मुलाकात के बाद मुख्तलिफ रहनुमा मीडिया के सामने बात करते हैं तो वो अपना वजन उसमें डालते हैं, अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। शायद उसको तोड़ मरोड़ कर अगर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे क्या होता है कि एक पार्टी के अंदर डिवीजन मजीद बढ़ती चली जाती है कि जो बानी पीटीआई है उनसे और बात होती है और बाहर आकर और बात की जाती है। दूसरी बात आपने कही जो अलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम राजा साहब कि वो मनवन उस तरह ही गुफ्तगू करते हैं, शायद यही वजह है कि उनको अभी तक मुलाकात भी करने नहीं दी जा रही। लेकिन देखिए उनकी जब मुलाकात होगी तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बेहतर होगी। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये समझना होगा कि अगर उनकी मुलाकात नहीं भी होती तो किसी शख्स ने ऊपर से होकर बानी पीटीआई को नहीं मिलना और बाहर आकर वही बात करनी है कि जो बानी पीटीआई कहते हैं। लेकिन अगर आप उसमें अपनी इनपुट शामिल कर लेते हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या फिर यह साबित करने के लिए कि शायद इस वक्त मुश्किल हालात में मैं बानी पीटीआई के बहुत करीब हूं, तो इससे होता क्या है कि मीडिया में भी मुख्तलिफ बयानिए जो हैं वो प्रवेल कर रहे होते हैं और जो पार्टी के अंदर है हालात वो मजीद बिगड़ते चले जाते हैं। सही है। अच्छा निशात साहब, पीटीआई के लिए के ही मसला नहीं है कि किसने मिलना है किसने नहीं मिलना है, मसले बहुत सारे हैं ना। जो केसेस ऑन गोइंग है वो भी, जिन केसेस के फैसले हो चुके हैं उसके ऊपर जमानतें नहीं हो वो भी। आज भी तोशाखाना 2 केस की समाअत थी जो कि एक बार से फिर मनसूख कर दी गई। लास्ट जो इसकी हेयरिंग हुई थी वो 17 फरवरी को हुई थी। ये बार बार मनसूखी की रीजन आपको क्या नजर आती है? देखिए बात ये है कि ये जितनी गुफ्तगू अभी की गई है ना उसके अंदर एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो इंटरनल डिवाइड का है चीजों का। अच्छा। जब तक आप अपनी कुव्वत को मुज्तमे नहीं करते, आप लोग एक सिंगल लाइन पे काम नहीं करते, तब तक आप जो है ना वो कोई मतलूबा नताइज की तरफ जा नहीं सकते। अब अल्टीमेटली देखिए, अगर उसको लगेगा कि ये पार्टी खुद से कमजोर है, इनके अंदर अपने अंदर डिवाइड है, तो हो सकता है कि वो जो हुकूमत चाहती है कि ये केसेस लिंगर ऑन करते रहे और इसी तरह ही मामला आगे बढ़ता रहे, तो जो गवर्नमेंट की फेवर में है, तो यकीनन वो गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि ये इसी तरह ही चलता रहे मामला। अब इस तरह ना चलने की जो सही करनी है वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लॉयर्स ने करनी है। ठीक। अब लॉयर्स ही अगर आपस में डिवाइड होंगे और उनकी अपनी जो टीमें हैं वो आपस में एक दूसरे से धींगामुश्ती कर रही होंगी, तो अल्टीमेटली यही होगा, यही नताइज निकलेंगे कि आज आप तो तोशाखाना की एक समाअत की बात कर रही है, बाकी भी जितने केसेस हैं वो भी लिंगर ऑन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये खुद जो है आपस में जो एक दूसरे के दस्तों गिरफ्तार हैं, ये तो चाहते ही नहीं है कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो जेल से बाहर आए। ये एक जनरल सी बात है जो आप हर जगह पे की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत बाहर है वो खुद नहीं चाहती कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो बाहर आए। तो फैसलों का, अदालत के समातों का मुलाकातों से क्या लेना देना? ये तो अदालत ने समात करनी है ना, बगैर किसी वजह की मनसूखी। ये तो समझ से बाहर आता है। मैं अदालत पे बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि जो पार्टी के अंदर अपनी डिवाइड, देखिए ना, फोकस करना होता है ना, आप खुद कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप सही
डायरेक्शन में अपनी एफर्ट्स जो है वो पुट कर रहे होंगे, तो यकीनन जो 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 आपकी मुखालिफ पार्टी है या जो अदालतें हैं वो भी उसी तरह से सीरियस मामला को आगे चलाएंगी। जब उन्हें नजर आ रहा है कि ये लोग नॉन सीरियस हैं और ये खुद ही लड़ रहे हैं एक दूसरे से। है अब रिजवान रशीद साहब, अदालतें भी नॉन सीरियसनेस या सीरियसनेस देख के समातों को मुकर्रर करती हैं या फिर फैसलों को डिले करती हैं? तो मुझे आपने इसका भी जवाब दे रहे, क्योंकि आप खुद भी माशाल्लाह बड़े अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरा ये भी कि ये जो कहा गया था आजम सवाती साहब का कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेल मुलाकातें और मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ेंगे, आपको लगता है वो अगर वो खुद से भी कोई कोशिश कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ निकल सकता है इसमें से? देखिए, उसमें तो पता नहीं कुछ निकलता है या नहीं निकलता है, लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि 2 दिन है मुलाकातों के। एक मंगल का दिन है जिस दिन वकला मिल सकते हैं, और एक जुमेरात का दिन है। अमूमी तौर पे जो लोअर कोर्ट के जज हैं जो कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर हैं या स्पेशल कोर्ट के अंदर अपॉइंट होते हैं, वो पूरे वीक की बजाय सैटरडे को अपनी समात जेल के अंदर रख लिया करते थे। तो सैटरडे वाले दिन वकला तो केस की समात के अंदर दलाइल देने के लिए आ जाया करते थे और फैमिली उनकी सपोर्ट के लिए आ जाती थी, और यूं हफ्ते में 3 दिन भरपूर मुलाकातें रही हैं। लेकिन ये बात तय है कि अगर अलीमा बाजी मंगल के रोज जाएंगी तो उनकी मुलाकात नहीं होगी। और अगर हाँ, लॉयर जो हैं वो अगर सैटरडे के रोज स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे तो उनकी मुलाकात हो सकती है। अब देखिए, बैरिस्टर अली गौहर सोबर आदमी है, सॉफ्ट स्पोकन है, वो भी ब्रस्ट कर गए जब उन्हें कहा कि आपने अपनी सफाई पेश की है। उसने कहा, ओए मैं पार्टी का चेयरमैन हूं, ठीक है, मुझे सफाई पेश करेंगे लोग, अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे, मैं नहीं किसी को क्लैरिफिकेशन दूंगा, और मैं वकील के तौर पे जब चाहूं उनको मिल सकता हूं। पार्टी के मामलात को आप मेरी वकालत के साथ ना जोड़िए, ये उन्होंने कहा, मतलब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। अब मुझे ये लगता है कि कल जो नाम दिए गए हैं वो पॉलिटिकल लोगों के नाम दिए गए हैं। अच्छा चले, मैं थोड़ा और आसान करती हूं। वकला तो वैसे भी मिल सकते हैं, वकला तो वैसे भी मिल सकते हैं, पॉलिटिकल लोगों के नाम दिए गए। अगर जुमेरात की रिक्वेजिशन में अलीमा साहिबा का नाम जाता है, मुलाकात करने दी जाएगी? मेरा ख्याल है कि मुलाकात करने दी जानी चाहिए। अभी तक जो पीटीआई अदालत में जाकर दरवाजा नहीं खटखटाया उसने तौहीन अदालत केस के अंदर, उसकी शायद वजह भी यही है कि इनसे थोड़ा सा खुद मिसमैनेजमेंट हो गई है। उन्हें पता है कि हम आगे जाएंगे तो इसके ऊपर अदालत हमें झाड़े डालेगी। अब आ जाइए उस बात मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, ठीक है। कल इंशाल्लाह जब दोबारा आएंगे तो जाहिर सी बात है अभी मुलाकात कल कितने लोगों की होती नहीं होती है ये भी तो कल पता चलना है। इस पर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।